पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो दोस्तों यह जो रंगपुर है, जो कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल है दोस्तों, यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो दोस्तों यह जो अनस है दोस्तों, यह बैलगाड़ी का परिचायक था। अगले प्रश्न में चलते हैं, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो दोस्तों उस समय भारत में तुगलक वंश का शासन था, जिस समय दोस्तों तैमूर ने आक्रमण किया था, और उस समय का जो शासक था तुगलक वंश का, वह नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था दोस्तों। अगले प्रश्न में चलते हैं, फतुहात फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? तो दोस्तों यह जो फतुहात फिरोज शाही है दोस्तों, यह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है दोस्तों, फतुहात फिरोज शाही। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं अब, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वह फिरदौसी दोस्तों संप्रदाय था। यह एक सूफी संप्रदाय था जो कि बिहार में दोस्तों अधिक लोकप्रिय था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? तो दोस्तों जो महाबलीपुरम के मंदिर थे, उनका जो निर्माण था वह पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? तो दोस्तों कैलाश मंदिर है राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य दोस्तों कार्य। अगला प्रश्न है अब, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों औरंगजेब ने निर्माण करवाया था दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का। अगला प्रश्न अब है, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वह है, उस कर को हम लोग बलि कहते थे, जो वैदिक राजा अपनी प्रजा से वसूलते थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस राज्य में हुई है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह गुजरात राज्य में इसकी खोज हुई है स्वतंत्रता के बाद। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? तो दोस्तों मखली गोसाल, यह दोस्तों आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक था। अगला प्रश्न है, किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? दोस्तों लुम्बिनी, जो कि दोस्तों नेपाल में स्थित है, इसको बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है, क्योंकि जो हमारे बौद्ध थे, मतलब कि बुद्ध जी थे दोस्तों, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी नेपाल में ही हुआ था। अगला प्रश्न है अब, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज्य सेवा में थे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह अहमदनगर की राज्य सेवा में थे शिवाजी के पिता, जिनका नाम शाहजी भोसले था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों धर्मपाल, जो कि पाल वंश का एक शासक था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और विक्रमशिला बौद्ध मठ की भी स्थापना धर्मपाल के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है यह माउंट आबू पहाड़ी में स्थित है, जो कि दोस्तों अरावली पहाड़ी का हिस्सा है, और जो ये अरावली है दोस्तों, और जो ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर और माउंट आबू, यह तीनों ही राजस्थान राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं अब, राजस्थान के कालीबंगन में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह स्थान किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह जो स्थान है वह गंगानगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? तो दोस्तों मुगल वंश के महान शासक अकबर के द्वारा मध्यकालीन जो ये भारत शासक था दोस्तों, इसके द्वारा मजहर की दोस्तों घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वह है शाहजहाँ, मतलब दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहाँ करवाया था, लेकिन जो दोस्तों इस जो लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण वह औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद की थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का सबसे महान शासक था, और दोस्तों पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे जो विद्वान और पढ़ा लिखा शासक वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। अगला प्रश्न है, दीवाने को ही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित था? तो दोस्तों जो ये दीवाने को ही जिसकी स्थापना दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी, यह कृषि से संबंधित था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन सा था?
तो दोस्तों जहांगीर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने खोलने की अनुमति दी गई थी। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? तो दोस्तों जो ये 1878 का हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसका अभिप्राय मतलब कि इसका मतलब यह था कि भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ज्योतिबा फुले जी के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा पेशावर। इसका जो पुरुष पूर्वी दोस्तों एक नाम है, ये कनिष्क की राजधानी थी। तो दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में पेशावर बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। अगला प्रश्न अब हमारा है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। दोस्तों ये जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है, इसको हरिहर और बुक्का दो भाई आज़ाद किए थे, और जो बहमनी साम्राज्य है दोस्तों, इसको हसन गंगू ने आज़ाद करवाया था। और दोनों यह दोनों राज्य ही मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आज़ाद हुए थे। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों बाबर था, जो खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित किया था। अगला प्रश्न अब हमारा है, इसमें यह पूछा गया है कि दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो दोस्तों जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी वह थे जलालुद्दीन खिलजी, जो कि दास वंश मतलब कि गुलाम वंश का दूसरा नाम ही दास वंश है, क्योंकि दास वंश के बाद या फिर गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश ही आया था। तो दोस्तों खिलजी वंश की नींव जलालुद्दीन खिलजी ने रखा था, और दोस्तों इस जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था। अगला प्रश्न है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, अब भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी के द्वारा आमंत्रित किया गया था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए। अगला प्रश्न है, 1757 में अली नगर की संधि किन किन के बीच मध्य हुई थी? तो दोस्तों सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में 1757 में अली नगर की संधि हुई थी, और दोस्तों 1757 में ही प्लासी का युद्ध भी हुआ था, जिसमें कि सिराजुद्दौला दोस्तों मारे गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वह है कलकत्ता जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हुई थी। और दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय इसकी स्थापना एक्ट तो हमारा 1773 था, लेकिन जो इसकी स्थापना हुई थी वह सन 1774 में की गई थी, और जो इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश था वो सर एलिजा इम्पे थे, और जो अन्य 3 न्यायाधीश थे वो उनका नाम चैम्बर, लिमिस्टर और हाइड था। अगले प्रश्न में चलते हैं, सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह जैमिनी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो दोस्तों जो अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मणी लिपि में है दोस्तों, और जो ब्राह्मणी लिपि है ये हमारे भारत में पाई गई थी दोस्तों, और जो हमारी अरमाइक लिपि थी यह दोस्तों अफ़गानिस्तान में पाई गई थी, और जो खरोष्टी लिपि है दोस्तों यह पाकिस्तान में पाई गई थी। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद, जिनको हम लोग क्षेत्रीय राज्य भी बोलते थे, विद्यमान थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद थे। और दोस्तों ये जो अंगुत्तर निकाय है यह एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसके द्वारा यह पता किया गया था कि 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद थे। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वारामिहिर के द्वारा की गई थी, जो कि महान दोस्तों एक साइंटिस्ट थे, कह सकते हैं वारामिहिर जी को। इन्होंने कहा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, वारामिहिर ने अपनी किस पुस्तक
में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियाँ विद्वान हैं। तो दोस्तों जो वारामहर जी की है, इस जो पुस्तक का नाम है बृहत संहिता है, जिसमें कि चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्वान किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है अब, चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेनगुट्टवन लाल चेर को चेर कवियों ने अपना सबसे महान दोस्तों राजा बताया है। अगला प्रश्न है, 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चामुंडो राय के द्वारा इसका जो कि हमारी मूर्ति थी 56.5 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा हमीद कलंदर दोस्तों खैर उल मजलिस का लेखक है। अगला प्रश्न है अब, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित किया गया था? तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों ये 1878 में, और उस समय जो वायसराय था वह लॉर्ड लिटन था, उसके समय में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध दोस्तों कवि थे। अगला प्रश्न है अब, मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक कौन थे? तो दोस्तों प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर, जिसको दोस्तों इसको अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, और दक्षिण विजय के लिए बेहद ही मतलब कि घातक कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। और दोस्तों मलिक काफूर को ही 1000 दिनारी कहा जाता है, क्योंकि इसको 1000 दिनारी में खरीदा गया था। तो दोस्तों मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के जो काकतीय शासक थे उनका नाम प्रताप रुद्रदेव था। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए थे? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के बाद, जो कि दोस्तों आए थे हमारे कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो के बाद दोस्तों लॉर्ड कर्जन आए थे, जो कि इनका जो सबसे लॉर्ड कर्जन का सबसे भीषण जो कहा जा सकता है घटना वह 1905 की दोस्तों हमारी कहते हैं कि 1905 में ही बंगाल विभाजन किया गया था, जिसमें कि काफ़ी मारकाट भी हुई थी, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही कहा गया था कि फूट डालो और नीति करो, जिसमें कि हिंदू को मुसलमान से लड़वाया था लॉर्ड कर्जन ने, और 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया था। अगला प्रश्न है, स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ किया था? दोस्तों इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी भू बंदोबस्त ने आरंभ किया था, और दोस्तों इसको जो आरंभ किया था उन्होंने बंगाल में किया था। और दोस्तों जो हमारी स्थायी बंदोबस्त है इसको सन 1793 में लागू किया गया था। दोस्तों यह डेट भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो दोस्तों शेर शाह सूरी का सासाराम बिहार में मकबरा है। और दोस्तों जो हमारे सूरी वंश है उसका जो संस्थापक था 1540 से दोस्तों 1545 तक 1555 तक वह हमारे शेर शाह सूरी थे। अगला प्रश्न है अब, इसमें यह पूछा गया कि अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध जी ने अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा दी थी। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी? तो दोस्तों टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की जो राजधानी थी वह श्रीरंगपट्टनम थी। और दोस्तों आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान हमारे 1799 में शहीद हो गए थे। दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसके शासन या फिर किस शासन ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों सिकंदर लोधी ने सर्वप्रथम आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। और दोस्तों आगरा को 1504 में सिकंदर लोधी द्वारा बसाया गया था, और 1506 में दोस्तों इसने इसको राजधानी बनाया था, और 1506 से लेकर 1526 तक सिकंदर लोधी अपनी राजधानी आगरा को ही बनाए रखा था। अगले प्रश्न में आप चलते हैं, इसमें यह पूछा गया है कि वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह है लिच्छवी राज्य की राजधानी थी दोस्तों वैशाली। अगला प्रश्न है, यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह है वाजपेयी संहिता, यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता है। अगला प्रश्न है,
भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर वह है ईरानियों ने भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, गोधन को अनंदा वनंदा शुक्दा कहा गया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह शुत्त निपात में या फिर शुत्त निकाय में गोधन को अनंदा वनंदा और शुक्दा कहा गया है। और दोस्तों हमारी जो शुत्त निकाय है दोस्तों, इसको इंसाइक्लोपीडिया और बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि यह बौद्ध धर्म का ही एक प्रचलित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, चिरांद में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा वह है लोहे से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ है वेल्लाम कहा गया है संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में। अगला प्रश्न है, अब इसमें यह पूछा गया कि ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हुआ है दूध देने वाली गाय के लिए, मतलब कि गाय के लिए दोस्तों ऋग्वेद में अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब कि अधन्या मतलब कि ना मारा जाने वाली पशु कहा गया है। और दोस्तों जो मतलब कि गाय का वध कर देता था उसको या फिर देश से निकाल दिया जाता था या फिर उसको फांसी की सज़ा दी जाती थी। अगला प्रश्न है, खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों अधीनस्थ राजाओं और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? तो इसका जो उत्तर है वह सराय ए अदल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक को पहचाना गया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा है माशकी और गुर्जरा अभिलेख के द्वारा अशोक को पहचाना गया है। अगला प्रश्न है वह है, देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा वह अशोक को दिया जाता है देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना के लिए। अगला प्रश्न है, सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका सही उत्तर वह सुरकोटदा में सिंधुकालीन सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष हैं वह सुरकोटदा में मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मोहम्मद शाह को दोस्तों रंगीला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों नन्नुक था जो हमारा चंदेल वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है, अब मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? तो दोस्तों विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस। दोस्तों यह रचना जो है वह विशाख दत्त जी की है। अगला प्रश्न है, अब किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तो इसका जो सही उत्तर हुआ है रुद्रदमन प्रथम द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया था। और दोस्तों रुद्रदमन ने ही जूनागढ़ का अभिलेख जारी करवाया था जिसमें सुदर्शन झील का वर्णन भी किया गया। और दोस्तों यह जो सुदर्शन झील है हमारी सौराष्ट्र जो कि दोस्तों गुजरात में है, वहाँ पर सुदर्शन झील हमारी स्थित है। अगला प्रश्न अब हमारा है, प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन थे? तो दोस्तों बालाजी विश्वनाथ हमारे प्रथम पेशवा वंश के प्रथम पेशवा से, जो कि हमारे 1713 से लेके 1720 तक थे दोस्तों। और जो बालाजी विश्वनाथ थे इन्होंने पेशवा पद को दोस्तों वंशानुगत बना दिया था। अगला प्रश्न है, अब बाद नारायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो दोस्तों वेदांत से संबंधित है बाद नारायण का ब्रह्मसूत्र। दोस्तों इसमें जो दर्शन है वह है वेदांत दर्शन। जैसे कि दोस्तों हमारा योग दर्शन है वह पतंजलि जी के द्वारा स्थापित किया गया था। और दोस्तों जो हमारे पतंजलि थे ये शुंग वंश के जो संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और जो हमारे पतंजलि जी थे दोस्तों इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी पुष्यमित्र शुंग के समय करवाए थे। और एक बात पुष्यमित्र शुंग के बारे में सुन लीजिए कि उन्होंने 84,000 स्तूप जो अकबर के थे उसको तोड़वा दिए थे। और स्वयं एक फिर जो भवरू दोस्तों जो भरूत स्तूप था दोस्तों, भरूत नाम है उस स्तूप का दोस्तों, यह हमारा एमपी में स्थित है। तो इसको जो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था दोस्तों। और जो भवरू अभिलेख जो अभी मैं आपको बता रहा था उसमें अशोक ने वर्णन किया है कि वह स्वयं मगध का सम्राट है। तो दोस्तों यह थे आज के हमारे प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जाने के बेहद ही ज़्यादा चांसेस है आपके पेपर में। दोस्तों ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर करिए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल एक नई क्लास में और फिर नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों